आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उस मुद्दे पर बात करेंगे जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, नीट 2026 का संकट। ये सिर्फ एक परीक्षा की गड़बड़ी नहीं है, बल्कि एक ऐसा जाल है जहां ऊंचे स्तर की संस्थागत कमियों से लेकर जमीनी स्तर के घोटालों तक सब कुछ शामिल है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे तथ्यों में गोता लगाते हैं। 22.7 लाख। एक बार इस संख्या पर गौर कीजिए। लगभग 23 लाख छात्रों ने इस महापरीक्षा में हिस्सा लिया। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये लाखों परिवारों के सपनों, उनके दिन रात की मेहनत और खून पसीने का प्रतीक है। और सच कहें तो इतनी बड़ी भीड़ का होना ही इस पूरे सिस्टम को एक प्रेशर कुकर बना देता है। अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक ऐसा सिस्टम जहां कुल मिलाकर मुश्किल से 1 लाख सीटें हैं, वहां करोड़ों रुपए का ये धांधली का बाजार कैसे खड़ा हो जाता है? जवाब बहुत ही सीधा है। अर्थशास्त्र का सबसे बुनियादी नियम, डिमांड और सप्लाई। जब चाहने वाले इतने सारे हों और मौके मुट्ठी भर, तो जो हताशा पैदा होती है ना, वही ऐसे संगठित घोटालों के लिए सबसे उपजाऊ जमीन बन जाती है। इस पूरे संकट को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। मेडिकल सीटों का संकट, पेपर लीक रैकेट का सच, फर्जी कंसल्टेंट्स का जाल, इसके कानूनी परिणाम और सबसे जरूरी, आगे का रास्ता। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं इस पूरी समस्या की जड़ की, मेडिकल सीटों का संकट और इसका वो गणित जो बिल्कुल मेल नहीं खाता। देखिए, हताशा की असली वजह ये आंकड़े खुद बयां करते हैं। जरा सोचिए, 22.7 लाख उम्मीदवारों के लिए महज 50,000 सरकारी और 50,000 प्राइवेट सीटें हैं। मतलब ये कि करीब 21,70,000 छात्रों का असफल होना तो गणित के हिसाब से पहले से ही तय है। वो किसी भी हाल में देश के अंदर सीट नहीं पा सकते। और यही वो खाई है जो छात्रों और उनके परिवारों को दूसरे और कई बार बेहद खतरनाक रास्तों की तरफ धकेल देती है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे काले पन्ने पर, पेपर लीक रैकेट के अंदर, जहां बहुत ही ऊंचे स्तर पर सेंधमारी की गई। जांच एजेंसियों के हाथ जो लगा है, वो सच में होश उड़ा देने वाला है। असली परीक्षा के 410 सवालों में से 120 सवाल, जी हां, पूरे 120 सवाल उस गेस पेपर से हूबहू मिलते थे जो परीक्षा से पहले ही व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर तैर रहा था। मतलब ये कोई कोरी अफवाह नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी और सदी हुई साजिश थी। अब समझते हैं कि इस खेल को अंजाम कैसे दिया गया। सबसे पहला कदम, एनटीए के अंदर के ही कुछ लोगों ने पेपर तक पहुंच बनाई। इसके बाद विषय विशेषज्ञों ने इन सवालों को आपस में बांट लिया। पुणे से पकड़े गए आरोपियों के मामले को ही ले लीजिए। उन्होंने 720 नंबर के इस पेपर को बायोलॉजी और केमिस्ट्री जैसे विषयों में बांट दिया ताकि किसी को भनक भी न लगे। और फिर आखिरी कदम, गुप्त कोचिंग क्लास में बिठाकर छात्रों को इनके रट्टे लगवाए गए। यकीन मानिए, ये पूरी तरह से कॉर्पोरेट बिजनेस की तरह चल रहा था। इस पूरे मामले की टाइमलाइन पर नजर डालना भी बहुत जरूरी है। 3 मई को नीट की परीक्षा होती है। 7 मई तक सरकार के पास गड़बड़ी की शुरुआती खुफिया जानकारी पहुंचने लगती है और 12 मई आते आते ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि सिस्टम में एक बहुत बड़ी सेंध लग चुकी है। सोचिए, महज 9 दिन, सिर्फ 9 दिनों के भीतर इस पूरी परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता ताश के पत्तों की तरह ढह गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं उन फर्जी कंसल्टेंट्स की जो इस मौके की ताक में बैठे थे और लोगों की मजबूरी का पूरा फायदा उठा रहे थे। एक तरफ ऊपर के स्तर पर पेपर लीक हो रहा था और दूसरी तरफ जमीन पर कुछ अवसरवादी लोग हताश परिवारों को नोच रहे थे। अब इस असली घटना को ही देखिए। एक छात्र जिसके सिर्फ 466 नंबर आए थे, उसे सीधे व्हाट्सएप पर एमबीबीएस की सीट का अलॉटमेंट लेटर मिल गया। अब जाहिर सी बात है, ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। दुनिया की कोई भी असली अथॉरिटी आपको व्हाट्सएप पर सीट अलॉट नहीं करती। ये सीधे सीधे जालसाजों का तरीका था हताश परिवारों से लाखों रुपए ऐंठने का। और ये जाल कितना बड़ा था, इसका अंदाजा दिल्ली पुलिस के इस हालिया खुलासे से लगाया जा सकता है। महिपालपुर और गाजियाबाद में जब रेड पड़ी तो एक पूरा का पूरा सिंडिकेट सामने आया। मास्टरमाइंड ने एक गजब की योजना बनाई। पुराने पेपर्स का इस्तेमाल करके फर्जी प्रश्न पत्र बनाए गए। दलालों ने हर एक छात्र के लिए 20 से 30 लाख रुपए की डिमांड की। और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात, 18 छात्रों को कुछ अज्ञात होटलों से रेस्क्यू किया गया। ये कोई छोटी मोटी धोखाधड़ी नहीं, एक पूरा किडनैपिंग जैसा माहौल था। तो सवाल यह है कि इस धोखाधड़ी से बचा कैसे जाए? असली और फर्जी कंसल्टेंट के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, जो एक असली कंसल्टेंट होगा वो हमेशा आपसे नीट क्वालिफाई होने की मांग करेगा।
अपनी फीस का एक एक पैसा ट्रांसपेरेंट रखेगा और उसका एक प्रॉपर रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। दूसरी तरफ ये जो फर्जी लोग हैं ना, ये बिना नीट के एडमिशन का झूठा सपना दिखाएंगे, कैश मांगेंगे और किसी वर्चुअल या फर्जी पते से काम करेंगे। ये बात बिल्कुल गांठ बांध लेनी चाहिए कि अगर विदेश से भी पढ़ाई करनी है तो नीट पास करना कानूनी तौर पर अनिवार्य है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरे बवाल के बाद कानूनी और संस्थागत स्तर पर क्या एक्शन लिया गया। इस भारी बवाल के बाद धोखाधड़ी को जड़ से उखाड़ने के लिए सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 सामने लाया गया है। ये कोई साधारण कानून नहीं है, ये सीधे तौर पर पेपर लीक और अनधिकृत एक्सेस को एक गंभीर अपराध मानता है। इस नए कानून के तहत संगठित गिरोहों के लिए 3 से लेकर 10 साल तक की कठोर जेल और 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान है। ये कानून एक बिल्कुल साफ संदेश दे रहा है, अब सिस्टम के साथ कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जो यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट की याचिका दायर हुई है, वो भी बहुत कुछ कहती है। इस पिटीशन में साफ कहा गया है कि एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जो मौजूदा कानूनी स्थिति है, एक स्वायत्त संस्था के रूप में वो एक जवाबदेही की कमी या कहें अकाउंटेबिलिटी वैक्यूम पैदा करती है। यूपीएससी की तरह एनटीए सीधे संसद को जवाबदेही नहीं है। इस याचिका में एनटीए को ही पूरी तरह से भंग करने की मांग की गई है, जो दिखाता है कि लोगों का इस सिस्टम से किस कदर भरोसा उठ चुका है। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। आखिर इस सब के बाद आगे का रास्ता क्या है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री के हालिया बयान ने एक बहुत बड़े बदलाव की नींव रख दी है। उन्होंने खुले तौर पर माना है कि पेपर में सेंधमारी हुई थी और ये ऐलान किया है कि अगले साल से नीट की परीक्षा पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित होगी। उनका मानना है कि पेन पेपर वाले ओएमआर टेस्ट के मुकाबले ये तरीका कहीं ज्यादा सुरक्षित है। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि साइबर क्राइम आज के समय में एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन हमें सिस्टम पर थोड़ा भरोसा तो करना ही होगा। और हाँ, इस बीच उन छात्रों के लिए एक फौरी राहत की घोषणा भी की गई है जो इस रद्दीकरण से सबसे ज्यादा परेशान हुए हैं। एनटीए उन सभी उम्मीदवारों की परीक्षा फीस वापस कर रही है और जो दोबारा परीक्षा होगी ना, उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया जाएगा। भले ही ये एक छोटा सा कदम लगे, लेकिन उन हताश परिवारों के लिए ये एक जरूरी आर्थिक राहत जरूर है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम एक बहुत ही गंभीर सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। क्या कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बदल जाना ही इस धोखाधड़ी के लगातार एडवांस होते नेटवर्क को रोकने के लिए काफी होगा? क्या हमारी तकनीक इस संगठित अपराध की स्पीड को सच में पछाड़ पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है, और शायद आने वाला वक्त ही इसका असली जवाब देगा।